मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एमएससी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर। आज मैं डिस्कस करूंगी माइक्रो प्रोपेगेशन से आगे व्हाट इज़ द मीडिया कंपोजिशन फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा कंपोजिशन जो है हम मीडिया के अंदर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। Mineral elements are very important in the life of a plant. Magnesium is a part of chlorophyll molecules. Calcium is a component of cell wall. Nitrogen is an essential part of amino acids, vitamins, proteins and nucleic acids. Ferric, zinc and molybdenum are part of certain enzymes. Beside carbon, hydrogen and oxygen, there are 12 elements known to be essential for plant growth, that is nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium, iron, manganese, copper, zinc, boron and what are the macronutrients। अब इसके अंदर हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। पहले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? पहले है कार्बन। Carbon forms the backbone of many plants' biomolecules, including starches and cellulose. It is fixed through photosynthesis from the carbon synthesis in the air and is a part of the carbohydrate that store energy in the plant. तो कार्बन जो है वो सबसे पहले आता है और क्या है, ये बैकबोन है प्लांट्स का, बायोमोलिक्यूल्स है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। Hydrogen also is necessary for building the plant and it is obtained almost entirely from water। आप जानते ही हैं कि वाटर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आता है, वाटर से आता है। अब है ऑक्सीजन। Oxygen is necessary for cellular respiration. Cellular respiration is the process of generating energy rich adenosine triphosphate via the consumption of sugars made in photosynthesis. Plants produce oxygen gas during photosynthesis to produce glucose, but then require oxygen to undergo aerobic cellular respiration and break down this glucose and produce ATP। आपने पढ़ाई है रेस्पिरेशन जो है, आपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सेकेंड ईयर में पढ़ा है, बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, और आपने ये एमएससी प्रीवियस में भी पढ़ा है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, और रेस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और शुगर्स का कंजम्पशन होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और बदले में क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी मोस्ट ऑफन रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ। तो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन जो है बहुत आवश्यक होती है, और नाइट्रोजन से ही प्रोटीन्स का निर्माण होता है। यदि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्रोथ जो है वो कैसी हो जाती है, रुक जाती है, यानी स्टंटेड हो जाती है। फिर आता है फॉस्फोरस। Phosphorus is important in plant bioenergetics as a component of ATP. It is needed for the conversion of light energy to chemical energy during photosynthesis. Phosphorus can also be used to modify the activity of various enzymes by phosphorylation and can be used for cell signaling. Since ATP can be used for the biosynthesis of many plant biomolecules, it is important for plant growth and flower or seed formation। तो फॉस्फोरस भी क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और प्लांट बायोएनर्जेटिक्स में एक कंपोनेंट एटीपी का जो है वो क्या होता है, फॉस्फोरस ही होता है, और ये इसका जो कन्वर्जन है वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में होता है इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी में भी फॉस्फोरस जो है वो अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद इसी चेन में दूसरा आता है पोटेशियम। पोटेशियम रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा बाय ए पोटेशियम आयन पंप। तो स्टोमेटा के एक्शन के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए पोटेशियम जो है
बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Since stomata are important in water regulation, potassium reduces water loss from the leaves and increases drought tolerances. Potassium deficiency may cause necrosis और intervenial chlorosis। तो पोटेशियम से क्या होता है, प्लांट के अंदर नेक्रोसिस के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं और कभी कभी इंटरवीनल यानी वेंस की तरफ से आपने देखा होगा कि पीला पीला सा भाग जो है वो दिखाई देने लगता है, यानी क्लोरोफिल वहाँ से अनुपस्थित हो जाता है और क्लोरोसिस हो जाता है। तो ये कमी जो है वो किसके कारण होती है, पोटेशियम के कारण होती है। अगला है कैल्शियम। Calcium regulates transport of other nutrients into the plant. It is also involved in the activation of certain plant enzyme. Calcium's deficiency results in stunting. तो ये भी कैल्शियम भी ग्रोथ को चेक करता है, ग्रोथ को आगे होने नहीं देता है और ये कुछ एंजाइम्स का क्या करता है, एक्टिवेशन करता है और ये भी क्या है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये क्लोरोफिल का सेंट्रल पार्ट है। Magnesium is an important part of chlorophyll, a critical plant pigment important in photosynthesis. It is important in the production of ATP through its role as an enzyme cofactor. There are many other biological roles for magnesium in biological system. For more information, magnesium deficiency can result in intervenal chlorosis. तो मैग्नीशियम जो है वो क्या है, एक क्लोरोफिल का सेंट्रल पार्ट है, की पार्ट है और मैग्नीशियम का जो मेजर रोल है वो क्लोरोफिल के डेवलप होने में होता है और मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी होती है वो इंटरवीनल क्लोरोसिस का कारण बनती है। नेक्स्ट कंपाउंड है सल्फर। सल्फर इज़ ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सम अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स। इट इज़ एसेंशियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फर पाया जाता है, उसका एक मेजर पार्ट होता है अमीनो एसिड्स का। अब आता है नेक्स्ट माइक्रो एलिमेंट्स। प्लांट्स के लिए जितना ही मैक्रो एलिमेंट्स आवश्यक होते हैं उतना ही आवश्यक होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। तो माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। दीज आर एसेंशियल एज कैटालिस्ट फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। माइक्रो एलिमेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंक्लूड लीफ क्लोरोसिस, शूट टिप नेक्रोसिस एंड इनहिबिट्स इथाइलिन सिंथेसिस। तो माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में एक उत्प्रेरक की भांति यानी कैटालिस्ट की भांति व्यवहार करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से लीफ क्लोरोसिस हो सकता है, जिसमें माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। लीफ क्लोरोसिस का जो कारण बनते हैं वो है आयरन, जिंक और मैग्नीज। शूट टिप नेक्रोसिस हो जाता है, जिससे प्लांट जो है वो आगे लंबाई में बढ़ नहीं पाता है। इसके लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स हैं वो हैं बोरोन, कोबाल्ट और निकेल। और तीसरा है इथाइलिन सिंथेसिस, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। तो पहला है आयरन। आयरन इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इज़ प्रेजेंट एज एन एंजाइम कोफैक्टर इन प्लांट्स। आयरन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन इंटरवीनल क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। तो आयरन जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत आवश्यक होता है और कोफैक्टर्स एंजाइम्स में यह काम करता है और इसकी डेफिशिएंसी से इंटरवीनल क्लोरोसिस और नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है जिंक। Zinc is required in a large number of enzymes and plays an essential role in DNA transcription. A typical symptom of zinc deficiency is the stunted growth of leaves, commonly known as little leaf, and is caused by the oxidative degradation of the growth hormone ऑक्सिन। तो जिंक जो है काफ़ी सारे एंजाइम्स में एक अपना वाइटल रोल प्ले करता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में भी इसका एक एसेंशियल रोल होता है। टिपिकल सिम्टम्स जो हैं जिंक डेफिशिएंसी का क्या है, ग्रोथ जो है प्लांट्स की वो चेक हो जाती है यानी स्टंटेड हो जाती है और इसको हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है वो एक ऐसा ही रोग है जिसमें पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं, लेकिन वो माइकोप्लाज्मा से होता है। और यहाँ पर जब लिटिल लीफ किसी की प्लांट्स की होती हैं तो उसका कारण जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी होती है एंड इज़ कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की
ऑक्सिन हार्मोन का जब डिग्रेडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हो जाता है, तब जिंक की डेफिशिएंसी होती है और उससे पत्तियां जो हैं वो सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है मैग्नीज। मैग्नीज इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग दी क्लोरोप्लास्ट। मैग्नीज डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन कलरेशन एबनॉर्मेलिटीज सच एज डिसकलर्ड स्पॉट्स ऑन द फॉलिएज। तो मैग्नीज की डेफिशिएंसी से स्पॉट्स बन जाते हैं पत्ती के ऊपर, और ये कमी जो है वो मैग्नीज के कारण होती है। ये स्पॉट्स जो हैं डिसकलर्ड होते हैं, यानी उन भागों से क्लोरोफिल जो है वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट आता है बोरोन। Boron is important for binding of pectin in the RG region of primary cell wall. Secondary roles may be in sugar transport, cell division and synthesizing certain enzymes. Boron deficiency causes necrosis in young leaf and stunting. तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पैक्टिन्स का। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ये पाया जाता है। इसका सेकेंडरी रोल जो है वो शुगर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीज़न और सर्टेन एंजाइम्स के सिंथेसाइज करने में होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से पत्तियों में नेक्रोसिस हो जाती है और ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट। Cobalt has proved to be beneficial to at least some plants but is essential in others such as legumes where it is required for nitrogen fixation. अब आता है निकिल। In higher plants, nickel is essential for activation of ureases, an enzyme involved with nitrogen metabolism that is required to process urea. Without nickel, toxic leaves of urea accumulate, leading to the formation of necrotic lesions. In lower plants, nickel activates several enzymes involved in a variety of processes and can substitute for zinc and iron as a cofactor in some enzymes. तो हायर प्लांट्स के अंदर निकिल जो है किसका काम करता है, यूरिएसिस एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये एंजाइम जो है वो नाइट्रो मेटाबॉलिज्म में काम आता है और यूरिया को प्रोसेस करता है। टॉक्सिक लीफ से यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है निकिल, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो ये क्या होता है, नेक्रोटिक रीजन्स जो है वो लीफ के अंदर बन जाते हैं। निकिल जो है सेवरल एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे बहुत सारी प्रोसेस के अंदर जिंक का ये सब्स्टिट्यूट भी बन सकता है और आयरन का भी सब्स्टिट्यूट बन सकता है, जो कोफैक्टर की तरह कुछ एंजाइम्स के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन। Silicon deposited in the cell walls and contributes to its mechanical properties including rigidity and elasticity. अब आता है सोडियम। Sodium involved in the regeneration of phosphoenol pyruvate in CAM and C4 plants. It is also substitute for potassium in some circumstances. तो सोडियम का क्या काम है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कैम प्लांट्स और C4 प्लांट्स के अंदर ये काम करता है, और ये पोटेशियम का भी कुछ केसेस में सब्स्टिट्यूट हो सकता है। नेक्स्ट है वेनेडियम। Vanadium may be required by some plants but at very low concentrations it may also substitute for molybdenum. तो वेनेडियम भी जो है बहुत कम अमाउंट के अंदर, बहुत कम कंसनट्रेशन के अंदर प्लांट्स के लिए आवश्यक होता है, और इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो molybdenum भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेलेनियम। Selenium and sodium may also be beneficial. Sodium can replace potassium's regulation of stomatal opening and closing. अब आते हैं, ये तो थे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, अब आते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहला है विटामिन्स। प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन्स, however plant cell cultures need to be supplemented with certain vitamins like thiamine, niacin, pyridoxine and myo-inositol. ये जब हम मीडिया बनाते हैं, मीडिया का कंपोजिशन जब हम बनाते हैं, तो उसमें ये है सारे जो मैंने अभी आपको बताए थे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो थे, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स, इनको तो डाला ही जाता है। इनका एक अमाउंट जो निश्चित होता है मीडिया के अंदर, उसको डाला जाता है, और उसके बाद में हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में पहला आता है विटामिन्स। इन विटामिन्स के अंदर थायमीन, नियासिन, पायरोडॉक्सिन और मायो-आइनोसिटोल जो हैं, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। इन विटामिन्स का बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो इसके अंदर डाला जाता है। अब इसमें थायमीन का क्या रोल है,
Thymine involved in the direct biosynthesis of certain amino acids and essential cofactor of carbohydrates metabolism. Thymine जो है एक मेजर रोल प्ले करता है कुछ अमीनो एसिड्स के बायोसिंथेसिस के लिए और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कोफैक्टर के रूप में ये काम करता है. इसके अलावा जो और विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करती है, विटामिन सी टू प्रिवेंट ब्लैकनिंग ड्यूरिंग एक्सप्लांट आइसोलेशन, विटामिन डी ग्रोथ रेगुलेटरी इफेक्ट्स. तो ये 3 विटामिन्स जो हैं इनका ये रोल है. इसके बाद आते हैं अमीनो एसिड्स. तो ग्लाइसिन हैज़ लिटिल बेनिफिट in the growth of plant. They may be directly utilized by plant owned by provided as nitrogen source. कार्बन सोर्स क्या है? कार्बन सोर्स है सुक्रोज is most commonly used carbon source at a concentration of 3% glucose and fructose also known to support प्लांट ग्रोथ. तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही मिलकर बनता है. यदि हम सुक्रोज ना लें तो हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को भी ले सकते हैं 3% के हिसाब से. तो सुक्रोज इज़ द मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो सुक्रोज की आवश्यकता जो है वो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यह आवश्यक होता है और एक मेजर शुगर रोल प्ले करता है. इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसको समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट आगे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मैं अगले पार्ट 2 में वापस लूँगी. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.